पूछो तो बताएं। हाँ देखो सीधा है। क्या बताए? तुम पूछोगे तभी तो बताएंगे। पूछोगे नहीं तो क्या बताएं? लैक्टिक एसिड जो होती है, लैक्टिक एसिड तब जमता है जैसे कि घुटनों उटनों में जो तुम्हारा दर्द होता है वो चलने वाला होता है, लगने वाला थोड़ा ना वो होता है। जो यहाँ पर जैसे खूब ज़्यादा चले फिर तुम्हारा पैर भर गया दर्द होना, वो होता है लैक्टिक एसिड। समझ में आई बात? अब ऐसे तुम दीवार से टकरा जाओ दर्द होना, कहे लैक्टिक एसिड जम गो, तो ऐसे लैक्टिक एसिड जमेगा? हाँ तो फिर क्या है बोल रही तो? अच्छा कोलेस्ट्रॉल अलग, वो अलग है। अच्छा ये बता रहे, ज्ञान तुम्हें ज़्यादा आ गया इसका मतलब। अच्छा अच्छा चलो, तो क्या शुरू करना था हम लोगों को? यूनेस्को शुरू करना था, कल्चरल पोर्शन शुरू करना। एक पोर्शन आपने निपटा लिया है, दूसरा पोर्शन फिर शुरू करना है। हाँ कुछ भी पढ़ा सकते हैं, 1.5-2 घंटे तो कल क्लास रहेगी, लंबी थोड़ा ना रहेगी। 2 घंटे क्लास होती है कल। कल 9:30 से 11:30 बस। चलो भाई अब बातें बंद कर लो, समझो थोड़ी पूरी बात। तो कुल मिला के अब आप लोगों को कल्चरल शुरू करना है, मतलब सांस्कृतिक क्षेत्र शुरू करना है। हाँ तुम काय के लिए आई हो? तैयारी 4। अच्छा तो बैठ जाओ फिर। 4 वाले में कोई टेंशन नहीं है, 3 वालों को दिक्कत है कि नहीं? 4 की तो कोई समस्या नहीं। 3 वाले अब आएंगे तो उनके लिए हवा नहीं लगेगी, क्योंकि हम 2 घंटे में लिखते कुछ नहीं है, बता सब कुछ देते हैं। बात यह है भाई, 2 घंटे में हमने कुछ लिखा था? एक को नहीं लिखा था, एक तरफा हमने सीधे सीधे बता दिया था। तो लिखते कम है, हम बताते जाते हैं। तो अभी केवल सुनो, हेडिंग डालना है क्या भाई? यूनेस्को कल्चरल पहले पढ़ा, सांस्कृतिक क्षेत्र या कल्चर आपको पहले डालना है, फिर उसमें आपको समझना है कि क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा। आएगा जरूर। यूनेस्को भी लगातार देखा जाए तो अभी आया तो है नहीं, लेकिन इस बार रिपीट होने की संभावना रहेगी। तो कल्चरल या सांस्कृतिक क्षेत्र हेडिंग डाल दीजिए और उसमें समझना शुरू करिए। तो कल्चरल या संस्कृति या सांस्कृतिक क्षेत्र दोनों शब्द यूज करेंगे। तो कल्चरल है अर्थात क्या भाई? सांस्कृतिक है। सीधा सीधा बताएंगे, कल्चरल या सांस्कृतिक। तो कल्चरल या सांस्कृतिक की हम लोग बात करते हैं, सीधे सीधे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कल्चरल में हम क्या पढ़ाते हैं? यूनेस्को पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं भाई? यूनेस्को। तो कल्चरल में जो आपको समझना है, सांस्कृतिक क्षेत्र में जिसको समझना है वो कौन है? यूनेस्को है। कौन है भाई? यूनेस्को। अब यूनेस्को का फुल फॉर्म तो सबको पता ही होगा, क्या फुल फॉर्म होता है? हाँ तो इसका फुल फॉर्म सबको पता ही है कि इसका फुल फॉर्म होता है क्या? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक और मतलब एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो कभी कभी तो मान लो फुल फॉर्म पूछता है तो बता ही लो, कहीं दिक्कत है नहीं। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आसान है बताना, कोई दिक्कत की बात है नहीं। सीधा उसके बाद से जनरल क्वेश्चन वही होता है कि भाई कब बना था ये। तो 16 नवंबर याद आए चाहे ना आए, आपको क्या याद आना चाहिए? 1945 याद आना चाहिए। 16 नवंबर याद आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1945 याद आ जाना चाहिए। तो 16 नवंबर 1945 को क्या होता है? यूनेस्को का निर्माण होता है, या यूनेस्को का क्या होता है भाई? गठन होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है सबको? ठीक। अब इसके बाद से यदि मान लो क्वेश्चन बनता है तो क्या बनेगा? ये तो तुम्हारा हो गया यूनेस्को। अब अगला यदि मान लो बात करेंगे तो ये सूची जारी करता है। तो पूछेगा ये कितनी सूची है, संख्या नहीं पूछेगा तुमसे, तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि ये कितने प्रकार की सूची जारी करता है। तो कितने प्रकार की जारी करता है? 4 जारी करता है। कौन कौन सा भाई? तो एक आपका विश्व विरासत हो जाता है, तो विरासत हो गया। अमूर्त धरोहर हो गई, और क्रिएटिव हो गया, क्रिएटिव नेटवर्क है ना, और उसके बाद से मैप कार्यक्रम। और अभी आपने देखा होगा कि जो है एक म्यूजियम वाला अलग से आया है कि विश्व के सुंदरतम म्यूजियम जो संग्रहालय है उसमें भारत के किसको सम्मिलित किया गया? स्मृति वन को। नाम क्या है? स्मृति वन संग्रहालय। कहाँ बनेगा ये? कच्छ का रण। तो स्मृति वन संग्रहालय है, कहाँ दिखाई देगा?
कच्छ के रन में दिखाई देगा। तो स्मृति वन संग्रहालय वहाँ डैश करके बता देना कहाँ है, तो कच्छ के रन में है। तो कच्छ का रन स्मृति वन संग्रहालय सीधा सीधा बता सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई सबको? ठीक। अब यदि हम लोग बात करें तो स्मृति वन संग्रहालय कच्छ का रन है, ये यूनेस्को के किस में सम्मिलित हुआ? सुंदरतम संग्रहालयों में सम्मिलित हुआ। इसी तरह से अभी कुछ दिन पहले लिटरेचर सिटी बनी है। लिटरेचर सिटी कौन बनी है? कोझिकोड बना है। और क्राफ्ट सिटी किसे बनाया गया है? क्राफ्ट सिटी। हाँ, तो क्राफ्ट सिटी बनी है कौन? श्रीनगर। तो अभी हाल फिलहाल में जो चर्चित हैं, हो सकता है इसे पूछ दिया जाए कि अभी किसे क्राफ्ट सिटी बनाया गया? तो क्राफ्ट सिटी, क्राफ्ट मतलब कला के लिए जाने वाली सिटी। तो क्राफ्ट सिटी जो बनी है वो कौन सी बनी है? श्रीनगर। और लिटरेचर सिटी कौन बनी है? हाँ, कोझिकोड। और यूनेस्को का जो संग्रहालय बना है, सुंदरतम संग्रहालय कौन बना है? तो स्मृति वन संग्रहालय बना है कच्छ का रन वाला। तो उसको याद रखना। तो ये अलग से और जुड़ जाएंगे, वो अलग से पढ़ना है, लेकिन मेन आपको जो पढ़ना होता है यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। क्लियर बात? अब इसमें से हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? विश्व विरासत में पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे? विश्व विरासत में पहुँच जाएंगे। तो अब आते हैं विश्व विरासत पे। तो अगली चीज़ आपको क्या देखना है? विश्व विरासत। इसमें भी हमने आपको बताया था कि ये जो है कितने प्रकार की श्रेणी जारी करता है, मतलब इसकी कितनी श्रेणियां हैं। तो इसकी श्रेणी बताएंगे। इसकी श्रेणी हो जाएंगी कितनी? 3 हो जाएंगी। तो इसकी श्रेणी हो जाएगी 3। अब वो 3 कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे एक मिलती है कौन सी? सांस्कृतिक। एक कौन सी मिलती है भाई? प्राकृतिक। और एक मिलती है मिश्रित। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सांस्कृतिक, प्राकृतिक और क्या भाई? मिश्रित। तो आप सांस्कृतिक, प्राकृतिक, मिश्रित है, ये आपको ध्यान रखना है। सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से क्या किया जा सकता है? पूछा जा सकता है आप लोगों से, यदि आपसे पूछा गया तो। बात समझ आ गई कि नहीं सबको? ठीक। तो सांस्कृतिक है, प्राकृतिक है और क्या है? मिश्रित है। तो सांस्कृतिक, प्राकृतिक और क्या? मिश्रित। सांस्कृतिक, प्राकृतिक, मिश्रित। क्लियर बात? अब तुमसे पूछेगा सांस्कृतिक में क्या है, प्राकृतिक में क्या है, मिश्रित में क्या है भाई? तो सांस्कृतिक में कितने सम्मिलित हैं? हाँ, 34 हो गए। प्राकृतिक में और मिश्रित में कुल कितने हो गए? कितने हो गए? 42। ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल यदि पूछा जाता है तो 42 होगा। अब जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा? कहेगा कि विश्व विरासत की श्रेणी में कितने सम्मिलित हैं। तो विश्व विरासत में, यूनेस्को की विश्व विरासत में कितनी साइटें हैं? 42 साइटें। पहला क्वेश्चन खत्म। अब उसमें से यदि अलग करेगा तो तुमसे कहेगा सांस्कृतिक कितनी है, प्राकृतिक कितनी है, और फिर उसके बाद से पूछेगा कि मिश्रित कितनी है। ये इस तरह से आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब रही बात प्रश्नों की, तो जो तुम्हारे लेवल का प्रश्न है उस हिसाब से तो करंट वाला मुद्दा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन यदि आप बैक जाएंगे तो अन्य चीज़ें भी आपके काम की हो सकती हैं। कल्चरल है तो पूछा जा सकता है। तो अगली हेडिंग क्या डालोगे अलग से? सांस्कृतिक पढ़ी होगी। कौन सी पढ़ी होगी भाई? सांस्कृतिक पढ़ी होगी। तो इतना आपको समझने के बाद से आपको कौन सा पॉइंट देखना होता है? अब देखोगे कौन सा? सांस्कृतिक क्षेत्र। क्या देखोगे? सांस्कृतिक। तो अलग से हेडिंग जाएगी। कहाँ जाएगी? अलग से पढ़ी होगी तुम लोगों क्या? सांस्कृतिक। अब सांस्कृतिक में कितने बताया आपने? 34। अब इसमें से पढ़ना शुरू करोगे। और इसमें सबसे पहले हमने कौन सा बताया होगा? 1983। अब 1983 में हमने एक फार्मूला दिया था तुम लोगों को। कौन सा? आ और ए। तो तुम कहोगे कि 1983 में क्या हुआ था भाई? तो आए थे। तो तुमसे जैसे ही पूछा जाता है तो बता देना कि 1983 का मतलब क्या होता है? आए। अर्थात 1983 में क्या हुआ है? तो आए हैं। क्या है भाई? आए हैं। यह आपको ध्यान रखना है सीधा सीधा। ठीक। अब इसमें आपको ध्यान रखना है आ से क्या बनेगा? अब नीचे एरो बना के आप देखते चले जाएंगे। तो आ से सबसे पहले लिखा होगा क्या? आगरा का लाल किला। आगरा का लाल किला कहाँ है पता है? कहाँ है? आगरा में। किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। दूसरा बताया होगा आगरा का ताजमहल। कहाँ है? तो आगरा में है। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था। फिर उसके बाद से यहाँ पर मिलेगा आ से ही अजंता की गुफाएं। अब अजंता की गुफा के बारे में डिटेल थोड़ा पूछ सकता है भाई। तो अजंता की गुफा कहाँ है? तो अजंता की गुफा कहाँ बताओगे? हाँ, तो अजंता की गुफाएं जो है औरंगाबाद में है। तो ये आपको याद रखना। औरंगाबाद का वर्तमान नाम संभाजी नगर है, क्योंकि अब पहले उसे बोलते थे जो है औरंगाबाद, लेकिन अब बोलते हैं उसे क्या? संभाजी नगर। ये तुम बता सकते हो। उसके बाद से जैसे क्वेश्चन मान लो पूछा गया
अगले वाले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें तो अगला यही होगा कि जो अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है भाई? बौद्ध धर्म से। कितनी गुफाएं हैं इसमें? 29 गुफाएं। तो जनरल क्वेश्चन आ सकता है कि भैया बौद्ध धर्म से संबंधित है, अब गुफाएं कितनी है इससे? 29 गुफाएं हैं। सीधा सीधा आंसर है, ज़्यादा कुछ उलझने की जरूरत नहीं है, ना तुमको ज़्यादा उलझाएगा। ठीक, अगला अ के बाद सब किस पे आ जाएगा? ए से। ए से क्या बनेगा? एलोरा। एलोरा की गुफाएं, सब कुछ वही है कि एलोरा गुफा कहाँ है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद को क्या कहते हैं? संभाजी नगर कहते हैं। इसका संबंध कितने धर्मों से भाई? 3 धर्मों से है। तो धर्म तीनों हैं, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, या बौद्ध जैन शैव तीनों धर्म है। गुफा कितनी है इसमें? 34। तो इसमें गुफाओं की संख्या कितनी होगी? 34। 34 गुफाएं, ध्यान रखिएगा। इसमें अब मामला ये बनता है कि इसमें एक प्रसिद्ध गुफा है जिसका नाम कैलाश नाथ मंदिर का। तो यानी कि इसमें बात आएगी कैलाश नाथ मंदिर कहाँ पर है? एलोरा की गुफाओं में है। तो एलोरा की गुफाओं में बनाया कैलाश नाथ मंदिर। अब कैलाश नाथ मंदिर बनाया किसने है? कृष्ण प्रथम ने। अब ये कृष्ण प्रथम किस वंश का है? राष्ट्रकूट का है। राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन है? दंतेदुर्ग है। पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन होगा ये तुम लोगों से। क्लियर बात? इतना तुम्हें याद रखना है। फिर हमने बताया होगा एलोरा की गुफा बना है, मतलब किस नोट पे बना है? 20 के नोट पे। अब तुम्हारे यहाँ तो मान लो पूछा गया था 2000 की नोट वाली, तो हमने तुम लोग पढ़ाया भी था, बताया भी था, यहीं पे हमने समझाया था, याद करने का तरीका भी बताया था हमने कि भैया 2000 है, फिर 2000 उसके बाद से 500, 500 के बाद से, है ना, तो 500 के बाद से आपको 200 मिल जाएगा, 200 के बाद से 100 मिल जाएगा, 100 के बाद से 50, फिर 20, फिर 10, फिर 5, फिर 2, फिर 1। कम्बिनेशन बताया था कि भैया टोटल करेंसी नोटें, अब तो मान लो कि 2000 को माइनस से कर लो एक तरह से, टोटल 10 जारी होती रही हैं, अभी भी 10 बोलोगे क्योंकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं है कि 2000 बंद हो ही गई, अभी भी आप यही बोलोगे कि टोटल कितने भाई? 10। अब तो टोटल कितनी है? 10 हैं। सीधा सीधा आप आंसर दे सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी। अब मामला ये है कि उसमें से आरबीआई कितनी जारी करती है? 9 जारी करती है। एक की जो नोट है, एक की जो करेंसी नोट है, वो कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है, जिस पे किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का होता है। ये पूरा डिटेल आपको हमने समझाया था। अब यहाँ जो तुम्हें समझना है किस पर क्या बना है, तो 2000 पे क्या बना था? मंगलयान। और जो 500 का है उस पर क्या बना था? दिल्ली का लाल किला। 200 पे क्या बना था भाई? हाँ, तो बताया था सांची का स्तूप बना था। 100 पे रानी की बाव है। 50 पे हम्पी मंदिर समूह है। 20 पर एलोरा की गुफा है। 10 पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 5 पर हाँ ट्रैक्टर है और कह सकते हैं हिमालय का साइन है। 2 पर आर्यभट्ट बना हुआ है और शेर भी बना हुआ है। और 1 की नोट पर गेहूं की बाली और मुंबई हाई होगा। अब समझ में आया? तो हो सकता भाई जैसे ट्रैक देखा जाए तो 2000 की नोट का पूछा है, तो हो सकता है किसी और की नोट का पूछ दे मामला इस पे, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। तो सारे हमने लिखाए थे, इसको लिखाए थे, याद है? ठीक, चलिए। तो इसका मतलब 1983 क्या हो गया? ख़त्म हो गया। तो 1983 में इससे ज़्यादा तुमसे पूछा नहीं जाएगा। फिर हमने तुमको क्या बताया होगा? 1984। क्या बताया होगा? बातें नहीं, इधर ध्यान दीजिए, लिखा नहीं रहे हैं, सुनिए चुपचाप। तो 1984 पे हमने कहा था कि भैया देखो 83 में आए थे और 84 में रथ पर आए थे। किस पे आए थे? रथ पे आए थे। तो रथ शैली वाली जितनी चीज़ें वो सब कहाँ चली जाएंगी? 84 में चली जाएंगी। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कहाँ पर है भाई? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है पूरी उड़ीसा में। बनाने के लिए कभी कराता है तो ये होता है कि इसको बनाया कितना था? नरसिंहदेव वर्मन ने। तो नरसिंहदेव वर्मन किस वंश के थे? गंग वंश के साथ। इस मंदिर की खास बात यही है कि ये भारत का हाँ एकमात्र ब्लैक पैगोडा है। तो तुमसे पूछा जाए भारत का एकमात्र ब्लैक पैगोडा बता दीजिए, तो भारत का एकमात्र ब्लैक पैगोडा किसको बताओगे? हाँ, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बता दोगे। तो यहाँ पे आप बता देंगे कि कोणार्क का क्या है? सूर्य मंदिर है, एकमात्र ब्लैक पैगोडा। इसके बाद हमने बताया था भारत में कई सूर्य मंदिर हैं, जैसे कि एक मार्तंड सूर्य मंदिर है। मार्तंड कहाँ है? हाँ, तो मार्तंड की बात करें तो मार्तंड जो है कहाँ पर? J&K में है। दक्षिणार्क कहाँ है? गया में बताया था। दक्षिणार्क कहाँ है? गया में। और एक बताया था मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में। और मोढेरा की खास बात, भारत का जो पहला सौर गांव है, सोलर गांव है, वो कौन है? मोढेरा है। तो डायरेक्ट तुमसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला सौर गांव कौन है, तो मोढेरा बता दो। क्लियर बात?
उसके बाद एक रथ शैली में और मंदिर था, कौन सा? मामल्लपुरम रथ शैली, या उसी को बोलते हैं महाबलीपुरम रथ शैली। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। अभी पूछा गया था पुलिस में कि मामल्लपुरम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तो यहीं से आप कर सकते हैं इसको। क्लियर बात? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मामल्लपुरम महाबलीपुरम मंदिर समूह कहाँ है? तमिलनाडु में। कौन से शैली में बने हैं? रथ शैली में बने। इन मंदिरों को बनवाया किसने था? पल्लव वंश के शासकों ने। पल्लवों की राजधानी कहाँ है? कांचीवरम है, कांचीपुरम, कांजीवरम, जो भी लिख दे बातें की। क्लियर बात? तो कुल मिला के देखा जाए 84 खत्म। 85 तुम्हें पढ़ना नहीं था, 1986 देखना था। 1986 के लिए हमने लॉजिक दिया था क्या भाई? कि 83 में आए थे, 84 में रथ पर, 86 में समूह में आए थे। तो जितने भी समूह में अपने यहाँ इमारतें हैं वो सब क्या हैं? 1986। जैसे फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? आगरा में है। फतेहपुर सीकरी को किसने बनाया था? किसने बनाया था? हाँ, तो फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बनवाया था। उसके बाद से अब फतेहपुर सीकरी में आपको पता है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, बुलंद दरवाज़ा है, मरियम महल है ना। और इसके अलावा बात करें जहांगीरी महल है, नौखंडा महल है ना, बिरबल महल है, और इबादत खाना भी है, जामा मस्जिद भी, बहुत सारी इमारतें। तो यानी सीधा पूछेगा फतेहपुर सीकरी कब सम्मिलित? तो 1986 कहाँ है? आगरा में। किसने बनाया? तो अकबर ने। फिर हमने बताया खजुराहों के मंदिर, कई बार डायरेक्ट आपसे पूछा गया है कि खजुराहों के मंदिर किसने बनवाए थे, कहाँ है? तो बनवाया था चंदेल शासकों ने। कहाँ पर है खजुराहो? हाँ, तो मध्य प्रदेश, छतरपुर जिला, मध्य प्रदेश। ठीक, खजुराहों के मंदिर बनाने का चंदेलों का। बस इतना याद करिएगा, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। यहाँ पर एक शिव का मंदिर है, कंदरिया महादेव का मंदिर। तो तुमसे पूछा जाएगा कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है? हाँ, तो बता देना कंदरिया महादेव का मंदिर यहीं पर है। कहाँ पर? छतरपुर जिला, मध्य प्रदेश में। बनाया किसने था? तो बनवाया था इसको किसने? चंदेलों ने ही बनवाया था। वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं, बता सकते हैं। इतनी बात पहले क्लियर हुई कि नहीं? सबको समझ में आ गई बात? चलिएगा अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं, समझते हैं पूरी बात इसमें। ठीक, अगला यदि हम देखें तो अगला पॉइंट आप लेकर चलते हैं। तो अगला समूह कौन है? हम्पी मंदिर समूह। हम्पी मंदिर समूह भी कब सम्मिलित हुआ था? 1986 में ही। हम्पी मंदिर समूह कहाँ है? कर्नाटक में। किसने बनवाए थे? तो विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने बनवाए थे इसको। अब विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हैं हरिहर और बुक्का, ये आपको याद रखना है। तो 1986 क्लियर हुआ। इसके बाद सीधे तुमको हम ले गए होंगे 1989 में। 1989 में सांची का स्तूप है। डायरेक्ट पूछेगा, देखो तुम्हारे यहाँ क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, तुम्हें बता दें, यही पूछेगा कौन यूनेस्को में है और कौन यूनेस्को में नहीं है। जनरल क्वेश्चन यही आने वाला है। अब कुछ मान लो सांस्कृतिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो पूछ देगा भैया कहाँ पर है, या कह देगा किसने बनवाए हैं। तो ये नहीं तुमसे पूछा जाएगा 89 में क्या सम्मिलित हुआ यूनेस्को में, तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा 86 में क्या सम्मिलित हुआ, ये बिल्कुल नहीं। हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है हम्पी कहाँ है, हम्पी किसने बनवाए, खजुराहो कहाँ है, खजुराहो किसने बनवाए, ये क्वेश्चन तुम्हारे आएगा। हाँ, पढ़ने के दृष्टिकोण से ये होता है कि भैया मैं इस तरह याद रहता तो आसान रहता पढ़ना ना। ठीक, तो 1989 का मतलब हो गया कि यहाँ पे सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप किसने बनवाए थे? अशोक ने। यही इसकी खास बात है। हो सकता है आपसे पूछ दे कि भी सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था, निर्मित कराया गया था, तो अशोक द्वारा निर्मित कराया गया, इसलिए पूछा जा सकता है। फिर तुमको हम ले गए होंगे 1993 में। 1993 दो चीज़ें हैं। दिल्ली में जाओगे तो 1993 में कहाँ जाओगे? दिल्ली में जाओगे। तो जैसे ही 1993 में दिल्ली में जाते हैं तो सबसे पहले क्या पूछा जाएगा भाई? हाँ, तो सबसे पहले यहाँ दिखा जाएगा कुतुब मीनार। क्या दिखेगा इसमें? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ है? नई दिल्ली में। किसने बनवाए हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बस इतना ही, तुम्हारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। फिर उसके बाद से हुमायूं का मकबरा जो है, हुमायूं का मकबरा है दूसरे नंबर पे। तो अब हुमायूं, कुतुब मीनार हो गया, हुमायूं का मकबरा हो गया। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? नई दिल्ली में। किसने बनवाए हैं? हाजी बेगम ने। बहुत करेगा तो इतना ही जाएगा। क्लियर बात? ये भी काम खत्म। अब आते हैं सीधे तुम्हारे काम का बिहार से रिलेट करके। बिहार की दो इमारतें यहाँ पर हैं, दोनों इंपॉर्टेंट होंगी। तो बिहार से यहाँ क्या है? 2002 में क्या है भाई? हाँ, तो 2002 में सम्मिलित किया गया था, है ना, बोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर। अब डायरेक्ट पूछेगा महाबोधि मंदिर कहाँ है? गया में। ये समय पूछ सकता है। इसका क्या पूछेगा तुमसे? समय पूछ सकता है कि महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत में कब सम्मिलित किया गया था? 2002 में। तो इसका समय इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात? उसके बाद से अगला जाओगे 2007। 2007 में क्या है? तो 2007 में सम्मिलित हुआ है दिल्ली का
लाल किला, ये इंपॉर्टेंट होगा। दिल्ली का लाल किला, जो दिल्ली का लाल किला जो 500 पे बना हुआ है, ये जो है 2007 में सम्मिलित हुआ। ठीक, दिल्ली का लाल किला 2007, सीधा बताया होगा। अब 2007 के बाद से आप कहाँ पहुँचोगे भाई? 2014। तो यहाँ सीधे हम लोग बात करेंगे 2014 पर। 2014 की बात करें तो यहाँ क्या सम्मिलित होगा भाई? रानी की बाव सम्मिलित होगा। तो 2014 का मतलब यहाँ पर क्या है? रानी की बाव या बावड़ी। तो आप सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ बताएंगे रानी की बाव या बावड़ी। तो रानी की बाव या बावड़ी 2014, यह आप लोगों को याद रखना है सीधा सीधा। ठीक, रानी की बाव। और इसके अलावा कुछ सम्मिलित हुआ था? नहीं, दूसरा था, लेकिन वो कहाँ है, किस में जाएगा? GHNP वाला पोर्शन है, या क्या नाम है, पश्चिमी घाट और GHNP प्राकृतिक वाला उसमें। तो ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर रानी की बाव या बावड़ी कहाँ है? गुजरात में। बस इतना याद। बावड़ी क्या होती है? हाँ, तो ये कह सकते हैं सीढ़ीदार कुआं होता है, बस इतना ही। 2016 में जाओगे तो जैसे ही 2016 में जाओगे फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ तुम्हें 33 नंबर पे 33वां जो है नालंदा बौद्ध विहार है। कौन है भैया? नालंदा बौद्ध विहार 33 नंबर पे कब सम्मिलित हुआ? 2016 में। इसके अलावा 34 नंबर पे यही प्राकृतिक में कंचनजंगा सम्मिलित हुआ था। 35 नंबर पर क्या था? 35 नंबर पे ली कार्बूजियर की वास्तुकला चंडीगढ़ सम्मिलित हुई थी। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ केवल एक चीज़ इंपॉर्टेंट है 2016 में, वो है नालंदा बौद्ध विहार। और नालंदा के बारे में अभी कुछ दिन पहले ही पूरा डिटेल्स हम पढ़ा चुके हैं। नालंदा रिपीट करके जाइएगा, नालंदा पूछे जाने की भरपूर संभावना। ठीक, अब आते हैं किस पर? 36वें नंबर पे। 36वें नंबर पे जाओगे तो 2017 दिखेगा। क्या दिखेगा? 2017। तो 2017 में 36वें नंबर पे सम्मिलित हुआ अहमदाबाद। और अहमदाबाद क्या है? हाँ, तो अहमदाबाद आप कहेंगे कि भारत का पहला शहर है जो किसमें सम्मिलित हुआ? यूनेस्को की विश्व विरासत में। फिर इन सबको भूल जाइए। अब फिर उसके बाद 39 और 40 पे जाइए। 39-40 का मतलब क्या हो गया? कब सम्मिलित होंगे 39-40 में? तो कब? 2021 में। 39 और 40। यानी 39 पे क्या सम्मिलित हुआ? रुद्रेश्वर। तो 39 पे 39 पर रुद्रेश्वर है, या उसी का नाम क्या है? रामप्पा मंदिर है। तो चाहे आप उसे रुद्रेश्वर कहें और चाहे आप उसे क्या कहें? रामप्पा मंदिर कहें। तो चाहे आप उसे रुद्रेश्वर कह दीजिए, चाहे आप उसे क्या कह दीजिए? रामप्पा मंदिर कह दीजिए, बात एक ही है। तो रुद्रेश्वर है या रामप्पा मंदिर है, ध्यान रखिएगा। तो रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर आपसे पूछा जाता है तो बता देना रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर कौन से नंबर पे? 39। कहाँ पर है ये? तेलंगाना में। किसका मंदिर है ये? भगवान शिव का। बहुत आसान है, कर लोगे। 40 नंबर। 40 नंबर पे सम्मिलित होगा कौन? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। किसने खोजा था इसको? जगपति जोशी ने। याद करने का तरीका वही दिया था, धौलावीरा में वीरा है, जो वीर होगा वो जोशी होगा। तो यहाँ मिल जाएंगे जगपति जोशी। हो सकता है कि इसे पूछे, संभावना कम है। करंट के दृष्टिकोण से जाएगा तो सीधे आ जाएगा कौन सा भाई? 2023 वाला। 2023 में कौन सम्मिलित हुआ? 41 और 42। 41-42 याद करना। 41 नंबर पे शांति निकेतन। कई बार शांति निकेतन पर बहुत चर्चा कर चुके हैं और हमें लगता है शांति निकेतन सबको याद भी होगा, भूले तो नहीं? ठीक, तो याद रखना। शांति कब बना था शांति निकेतन? 1863 में। ठीक है, तो इसका मतलब शांति निकेतन पता है। अब 42 नंबर पे आओगे। 42 में जो है आप ये कह सकते हैं कि जो है होयलेश्वर मंदिर समूह। क्या बताओगे? होयलेश्वर मंदिर समूह। अब उसमें हमने आपको बताया था 3 मंदिरों के नाम। एक चनकेश्वर बताया था और एक चनकेश्वर, केशव और कौन सा? होयलेश्वर। चनकेश्वर, होयलेश्वर और केशव 3 मंदिर हैं। उनको इसमें क्या किया गया? सम्मिलित किया गया है। यह आपको याद रखना। तो मंदिरों के नाम है, 3 मंदिर हैं, उनको आप याद कर सकते हैं, सीधा सीधा बताया जा सकता है। हेलो, हाँ हाँ बताइए। काहे का? हाँ, हमें नहीं करना, छोड़ना है। नहीं करना, हमको छोड़ना है। क्या बता रहे थे?
हाँ, होयलेश्वर, चनकेश्वर और कौन सा, केशव। ये आपको याद रखना है, सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है इसमें। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? तो कुल मिला के देखा जाए तो ये तो तुम्हारा हो गया कौन सा, 42 नंबर। अब पूरे पढ़ने के बाद पूछे जाने की संभावना दो की, एक महाबोधि मंदिर 2002 और नालंदा बौद्ध विहार, है ना, कौन सा 2016, 33 नंबर जरूर याद रखिएगा। नालंदा से इस बार हो सकता है क्वेश्चन रिपीट भी हो, क्योंकि अभी चर्चा हुआ, आपको पता ही है कि भैया जो है मोदी जी ने जो है विदेशी कैंपस का उद्घाटन किया था। कब किया था? हाँ, 19 जून को किया था। 17 देशों के प्रतिनिधि आए थे, दलाई लामा भी उसमें क्या थे, उपस्थित थे, उनको भी आप याद रखिएगा। तो ये नालंदा बौद्ध विहार है, पूरा बताया था। पहले कुलपति कौन थे, अमर्त्य सेन थे। वर्तमान कुलपति कौन है, अरविंद पनगड़िया हैं। पूरी कहानी याद है? तो पूरी कहानी याद है तो बहुत कुछ। छोड़ो, अब जाओ तुम लोग, घर में नहीं पढ़ना होना है। जब सब तुम पढ़े चुके, सब तुमको आता तो क्या पढ़ाएं हम? कथा बाँच रहे भागवत की तरह से, बिल्कुल। चलो ठीक, अभी पढ़ो, सब पढ़ाएंगे, अनुसंधान अनुसंधान पढ़ो चुपचाप, ठीक। तो इतना भागवत सुने रहोगे तो फायदे में रहोगे, हैं? तो तुम्हें क्या लगता है कि हम ऐसा ही कही देते हैं? पढ़ाते वाले समय लेके, रिवीजन तो हम एक ही दिन में हम 3 बार कर दें। हमारी बात, पढ़ो तो बैठ के। रिवीजन विजन कोई आओ क्या, सुबह मीटिंग में एक रिवीजन, दोपहर की मीटिंग में एक रिवीजन, शाम की मीटिंग में एक रिवीजन, ले रिवीजन 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 रिवीजन। हाँ, और क्या, 3 टाइम की दवा खाइए, घरे जाइए, पेपर दीजिए, रोग से मुक्ति है ना। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाते समय समय लगता है, पढ़ाने के बाद से तो हम, अब जैसे मान लो हमने कलम तो उठा नहीं रहे, तुम्हें पता ही है, रिवीजन में हम ऐसे चलाते हैं। रिवीजन का मतलब ही होता है कि कलम धरिए नीचे, चुपचाप पढ़िए और सुनिए। आइए, उसको ज़्यादा समझ में आएगा जो पढ़ के घर से आएगा एक बार। अब उसको नहीं आएगा जो मतलब ऐसे मुँह उठा के चला आया, हाँ, ऊँट की तरह से आया, ऊँट की तरह से चला गया। हाँ, तो ऐसे काम नहीं चला, पढ़ के आइएगा। तो जितना पढ़ के आओगे उतना ही तुम्हें ये समझ में आएगी बात मेरी। नहीं पढ़ के आओगे तो बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं है। क्लियर बात? तो ये तो तुम्हारा खत्म हो गया कौन सा, सांस्कृतिक। इसके बाद था प्राकृतिक। प्राकृतिक तो तुमको फार्मूले से याद होगा, MKK, है ना, MKKSNPG फार्मूला था ये। तो MKKSNPG प्राकृतिक वाले हैं। और M का मतलब आपको पता ही था, बताया था क्या भाई? हाँ, तो मानस नेशनल पार्क है। K का मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क है। दोनों कहाँ हैं? असम में है, आपको पता ही है। अगला केवलादेव उघाना पक्षी विहार है, ये भी आप पढ़ के आए हो, भरतपुर राजस्थान में है। उसके बाद S बराबर सुंदरबन डेल्टा, इस पर भी डिटेल्स आप कई बार पढ़ चुके हैं सुंदरबन डेल्टा के बारे में। फिर उसके बाद से अगला है ना, NPG, N से बराबर नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। P का मतलब है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहाँ भाई? तो बताया था, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पर्वत श्रृंखला है वो, तमिलनाडु तक जाएगी। फिर उसके बाद से हमने G बताया था, G बराबर GHNP, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। समय भी बताया था याद करने का, 1985। फिर उसके बाद 1987 और 1988। फिर उसके बाद सीधे गए होंगे कहाँ? 2012, 2014। इसके बाद भी है, बात तो दिया, 12 फिर 14। हाँ, अब ऐसे समझो, ऊपर तीनों वाले MKK एक साथ सम्मिलित हुए थे कब? 1985 में। S सम्मिलित हुआ 87 में। और फिर क्या नाम उसका, S और MKK और N सम्मिलित हुआ कब? 88 में। फिर 2012, फिर 2014। समय फिलहाल नहीं पूछा जाएगा, कौन सम्मिलित है कौन नहीं है यही पूछा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन होगा इसमें मिश्रित एक ही है, कौन? कंचनजंगा। सबको पता है कंचनजंगा कहाँ है? हैं, सिक्किम में। 34 नंबर पे सम्मिलित हुआ था, 2016 में सम्मिलित हुआ था। ये खत्म। उसके बाद आती अमूर्त धरोहरें। अमूर्त मतलब कहा था जिसको आप देख ना सकें। तो यहाँ पर अगला जो पॉइंट है वो कौन सा भाई? अमूर्त धरोहर है। अमूर्त धरोहर का मतलब है जिसे आप देख ना सकें, वो क्या होती हैं? अमूर्त धरोहरों में आ जाती हैं। आप वहाँ से इसको याद कर सकते हैं, अमूर्त धरोहर। अब अमूर्त धरोहरों को आपको क्या करना है? समझना है, जानना है। चलिए देखते हैं भाई। तो उसमें हमने बताया था अमूर्त धरोहरें कितनी हैं? 15 हो चुकी हैं। और याद करने का तरीका बताया था, 2008, 2009, 2010, 11 गैपिंग है, 2012, 2013 और फिर 2000, और उसके बाद से जैसे कि 2014 फिर गैपिंग, फिर 2016, फिर 2017 फिर ज़्यादा गैपिंग, फिर उसके बाद सीधे 21 और 21 के बाद
23 में। ये समय के हो सकता है, ये समय के आधार पे पूछे, और खास करके लास्ट वाला 2021 और 2023 वाला ये समय के अनुसार पूछेगा। तो चलिए ज़रा समझिए। तो 2008 में 3 सम्मिलित हुए थे। बताया था आप लोगों को सबसे पहला वैदिक मंत्रों उच्चारण कहाँ होता है? हरिद्वार और बनारस में। वैदिक मंत्र उच्चारण हरिद्वार बनारस। फिर उसके बाद से था कि भाई वैदिक मंत्र उच्चारण के बाद रामलीला होगी। रामलीला कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और फिर एक अट्टम होगी जिसका नाम कोडी अट्टम है। कोडी अट्टम कहाँ पर है? केरल में। तरीका आपको वही बताया था, अट्टम कट्टम कली मोहिनी बराबर केरल। कर लो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से यदि देखा जाए तो अगले पॉइंट की तरफ जाओगे, अगला मिलेगा जो है 2009 में एक ही है, रंभात या रंभान। रंभात रंभान कहाँ पे? उत्तराखंड में बता सकते हैं। तो रंभात रंभान उत्तराखंड। 10 में जाओगे तो फिर यहाँ पर 3 दिखेगी। एक कलवेलिया। कलवेलिया लोक नृत्य है कहाँ पर? वहाँ की जनजाति भी है कहाँ पर? राजस्थान की। और ये कौन सी जाति है? सपेरों की। सपेरों की जनजाति है। बताया था छऊ। छऊ बराबर झारखंड बिहार बता सकते हैं, लेकिन मूल रूप से कहाँ ये? झारखंड में है। फिर उसके बाद बताया था मोडी अट्टम। मोडी अट्टम आपको पता ही कहाँ? केरल में। फिर उसके बाद 11 गैपिंग जाएगी। 12 में बौद्ध मंत्रोच्चारण। बौद्ध मंत्रोच्चारण कहाँ का? हाँ तो लद्दाख में होता है। बौद्ध मंत्रोच्चारण लद्दाख वाला याद कर लेना, सीधा सीधा तुमको आंसर मिल जाएगा। बौद्ध मंत्रोच्चारण बराबर लद्दाख। उसके बाद हाँ संकीर्तन। 13 में जाओगे संकीर्तन। संकीर्तन कहाँ का? मणिपुर का। तो जैसे ही आप जाएंगे संकीर्तन करेंगे, मणिपुर का संकीर्तन हो जाएगा। बात समझ कि नहीं? उसमें 3 शब्द हैं, नाचना गाना बजाना। तो संकीर्तन में नाचना गाना बजाना होता है। कुछ नाचते कुछ गाते कुछ बजाते, इसी को क्या बोलते हैं? संकीर्तन बोलते हैं। क्लियर बात? तो इसको ध्यान रखना। फिर चले जाओ कहाँ पे? 2014। 2014 में एक ही है, वो है क्या? ब्रश एंड कूपर पेंटिंग। कहाँ की? हाँ तो ये है पंजाब की। फिर गैपिंग मारोगे 16 जाओगे। 2016 में 2 चीज़ें सम्मिलित हुई थी, एक योग और दूसरा नवरोज। तो हमने तरीका दिया था योग करेंगे नवरोज, तो हो गया भैया योग करेंगे नवरोज। आसानी से आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से यदि मान लो बात आती है तो उसके बाद हमने कहा 17 में सम्मिलित हुआ था कुंभ मेला। कौन से भाई? कुंभ मेला सम्मिलित हुआ था। और कुंभ चारों हैं। अब मेले के बारे में आपको बता ही चुके हैं। कुंभ कितने होते हैं? 4 होते हैं। चारों की नदियाँ आपको पता है, पूछा जा सकता है। क्लियर बात? तो उनको ध्यान रखिएगा। फिर आपको गैपिंग मारना 18, 19, 20, 21 में। 2021 में सम्मिलित हुआ कौन? दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। तो सीधा सीधा हो गया। फिर गैपिंग मारिए 23 में पहुँचे। 23 में क्या सम्मिलित हुआ? गरबा। और गरबा लोक नृत्य है कहाँ पर? गुजरात में। यह भी खत्म। याद रहेगा? है दिमाग में कुछ? हाँ तुम लोग बाद में आई हो, पढ़ा है तो ठीक है, पढ़ा है तो अच्छी बात है। नहीं तो हमारे रिवीजन में जो है, हमारे रिवीजन में बस उन्हीं को समझ में आता जिन्होंने हमको पढ़ा हो। इसके अलावा किसी समझ में नहीं आता। क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं सर जी जो है हम रिवीजन क्लास में आएंगे। तो हमने कहा ना रिवीजन क्लास में, मना किए, कहा आओ रिवीजन क्लास में, है ना। उसके बाद से जैसे कई बार बच्चे ये भी कहते हैं सर जब सब कुछ रिवीजन क्लास से आता है तो हम रिवीजन क्लास में ही आके केवल पढ़ी लें। आके पढ़ी लो। हाँ तो पढ़ लो आके, हमें कहा दे भाई। तो भाई हमारा जादू तभी काम करेगा जब आप उस जादू से गुजरे होंगे। अब उस जादू से तुम कभी गुजरे है नहीं तो काम कहाँ करेगा मैं जादू। हाँ ये जादू है, पेपर में जाते जाते तुम्हारे दिमाग में सब कुछ क्या हो जाएगा? छप जाएगा। आज 2 तारीख हो गया, मात्र 18 दिन और इंतज़ार करिए आप। 18वां दिन आ रहा है, ठीक, जो क़यामत की रात और क़यामत का दिन, यही दिन अंतिम, ये रात भारी आने वाली है, ध्यान रखिएगा। वो हमारा दिन है, समझ रहे हो? किसका दिन है वो? मेरा दिन है। बर्थडे है उस दिन मेरा, 20 जुलाई को। ओके कब? कोई बात नहीं, हम हो सकता है कि बाकी बिहारी वृंदावन जा सकते हैं, हमें क्या, बिल्कुल छुट्टी रहेगी। 17 से लेकर 22-23 तक छुट्टी रहेगी, परेशान ना हो, लंबी छुट्टी धरेंगे हम। हाँ 18 को छुट्टी करेंगे, 22-23 तक एकदम संन्यास ले लेंगे, कहीं कहीं नहीं पढ़ाने जाएंगे। बाकी बिहारी निकल गए तो वहाँ जाके 1-2 दिन पढ़े रहेंगे वहीं। अरे तो संन्यास का मतलब होता है कि जो है दुनियादारी से मतलब नहीं, मोबाइल वाले स्विच ऑफ करके चुपचाप जाके वहीं सो जाएंगे। सुबह शाम जो है बाकी बिहारी के चरणों में जो है हाजिरी लगाएंगे, फिर आके सो जाएंगे। हाँ
संकीर्तन करें, सही कह रहे हो। फिर उसके बाद तुम लोग जैसे 2-2:30 बजे पेपर वो हो जाएगा तो लोग मैसेज कर देना, सर जी ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, मैंने ये कर डाला, मैंने वो कर डाला। बगल वाला रो रहा था लेकिन हमको बड़ा मज़ा आ रहा था, मैं कर रहा था, वहाँ मुँह देख रहा था। हमने 2 ही घंटे में पेपर ख़त्म कर दिया, वो सोच रहा था कैसे हो गया। ऐसा अपने अपने अनुभव बताएंगे आप। फिर हम शाम को अपने मोबाइल से ही लाइव आ जाएंगे, कहेंगे देखिए मैंने अच्छा पढ़ाया था, बिल्कुल सबको मिल गया है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। TRE 4 वाले 12-12 हज़ार रुपये लेके तैयार रहें, मैं 24 तारीख को आ रहा हूँ। आप बिना उसके काम चलेगा नहीं। आओ का 12 दिन 24 जुलाई से 24 अगस्त कितना है, 1 महीना बचेगा TRE 4 वालों के लिए। यदि तय समय पर पेपर हो जाता है तो, नहीं हुआ तो 15-20 दिन और जाएगा मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तुम और बता दें, मतलब ये नहीं कि TRE 4 बढ़ेगा तो 2 महीने बढ़ जाए। मान के चलिए सितंबर लास्ट तक को करा लेंगे, बहुत करेगा तो सितंबर लास्ट तक, यानी सितंबर में वो भी पेपर हो जाएगा। तो TRE 4 वाले भी अपने तैयारी उसी तरह से रखेंगे। क्लियर हो गया? चलो फिलहाल कहाँ थे हम लोग? अमूर्त धरोहर खत्म हो गए। बताइए, एक ही दिन में सब खत्म कर डालोगे। अगला देखो, अमूर्त धरोहर के बाद क्रिएटिव नेटवर्क। ये तो अब खत्म हो जाएगा 5 मिनट में। तो क्रिएटिव नेटवर्क समय याद करना बहुत आसान। 15, 17, 19, 21, 23, 2, 1, 2, 1, 2। क्या समझ में तुम्हें? हमने बोला 2015 गैपिंग पे, 2017 गैपिंग पे, 2019 गैपिंग पे, 2021 गैपिंग पे, 2023। अब 15 में सम्मिलित हुए 2, 17 में सम्मिलित हुआ 1, 19 में सम्मिलित हुआ 2, 21 में सम्मिलित हुआ 1, 23 में सम्मिलित हुआ 2। तो यहाँ 2, 1, 2, 1, 2 का कॉम्बिनेशन चल रहा। कितने हो गए? कितने सम्मिलित हो गए? 8 सम्मिलित हो गए। 2, 1, 3, फिर 2, 5, 2, 7, 1, 8। तो 8 हो गए कि नहीं हो गए? समझ में आया कुछ? 2015 में 2 सम्मिलित हुए थे। एक सम्मिलित हुआ बनारस शास्त्रीय गायन के लिए, दूसरा जयपुर अपनी चित्रकला के लिए। तो जयपुर सम्मिलित हुआ अपनी चित्रकला के लिए, मिनिएचर पेंटिंग के लिए। 2017 में सम्मिलित हुआ एक जिसका नाम है चेन्नई सम्मिलित हुआ था काय के लिए? शास्त्रीय गायन के लिए। तो उसको सीधा याद कर लेंगे। 19 में जाएंगे तो 2, एक सम्मिलित होगा मुंबई अपनी फिल्म योगदान के लिए यानी कला के लिए, और दूसरा तुमको मिल जाएगा कौन? हाँ, तो दूसरा तुम्हें मिल जाएगा कौन भाई? हैदराबाद काय लिए? हाँ, तो हैदराबाद सम्मिलित हुआ अपनी पाक कला के लिए। सीधा सीधा बता सकते हैं। फिर 22 गैपिंग मारिए, 23 पे चले जाइए, और 23 काय लिए? 21 अभी बचा है तो 21 ले आओ। 21 में क्या सम्मिलित हुआ? 2 चीज़ें। कौन सी? नहीं, एक चीज़। कौन सी? श्रीनगर की जो कला है, आर्ट एंड कला के लिए, क्राफ्ट एंड कल्चर बोल सकते हैं उसको। तो अपनी कला के लिए सम्मिलित हुआ श्रीनगर का 21 में। 23 में ग्वालियर सम्मिलित हुआ काय लिए? शास्त्रीय गायन के लिए, तानसेन के कारण। और उसके बाद से कौन सा? केरल का कोझिकोड अपने साहित्यिक योगदान के लिए। ग्वालियर के बारे में आपको बहुत कुछ बताया था। ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी और तानसेन पैदा हुए थे। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है, और क्या नाम उनका, तानसेन की समाधि भी कहाँ है? ग्वालियर में। कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर में है। और इसके अलावा बताया था भारत का पहला खेल केंद्र स्पोर्ट्स सेंटर भी कहाँ है? ग्वालियर में। ये सारी बातें बताई थी, याद है? ठीक। दिव्यांग सेंटर कहाँ है? दिव्यांग सेंटर, भारत का पहला दिव्यांग सेंटर या दिव्यांग खेल केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में है। अब पहला दिव्यांग पार्क लखनऊ में है। मतलब स्टेडियम नागपुर, स्टेडियम लखनऊ में, और पार्क कहाँ? नागपुर में। तो जब पूछा जाए कि दिव्यांग पार्क नागपुर, दिव्यांग स्टेडियम लखनऊ, दिव्यांग खेल केंद्र अहमदाबाद, और केवल खेल केंद्र पूछ दे तो क्या बोलते हैं उसको, ग्वालियर। ये तुम लोग को याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। खेल विश्वविद्यालय तुम लोग को पता ही है, भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? मणिपुर में है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेट करके कुछ पूछा गया तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोगों को याद रखना। क्लियर बात? तो ये तो तुम्हारा हो गया कौन सा मामला? कौन सा था ये? क्रिएटिव नेटवर्क सिटी हो गई। तो क्रिएटिव भी खत्म, अमूर्त भी खत्म। मैप देख लो, मैप सब पढ़ चुके हो तुम लोग, मैप में पढ़ चुके हो, बस
देख लो कि मैप में है कौन कौन। तो मैप में कौन है, फार्मूला दिया था हमने क्या, नीला अलग होगा, तो नीला मन सुंदर है, तो नीला मन सुंदर है नंदा का नो पंच पाल, नो पंच पाल। अचनी, अचनी अगस्ता कंचन जंघा, और है ना कंचन हो जाएगा और पन्ना हो जाएगा। कितने हो गए, 18 हो गए, नालायक को 12 हो गए। ठीक, तो मैप कार्यक्रम में कितने हो गए, 12 हो गए। ये तुम्हें याद रखना, यही पूछा जाएगा MAB में मैप कार्यक्रम में भारत के कितने है ना साइटें सम्मिलित हैं, तो बता देना कितने, जो है 12, टोटल कितने हैं 18। पहला कौन है, नीलगिरी, और अंतिम कौन है, मतलब 18वां कौन है, पन्ना। दोनों में वही है, दोनों में वही है। मैप में भी पहला नीलगिरी है और अंतिम कौन है, पन्ना है, और उधर भी यदि बात करोगे तो नीलगिरी और पन्ना है। बस अंतर क्या आएगा, ध्यान देना, यहाँ 2000 में सम्मिलित हुआ है, और मैप कार्यक्रम में इसको मतलब ये वो बनाया गया था, क्या बोलते हैं, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र इसको बनाया गया था, बायोस्फीयर बनाया गया था 1986 में। बस इतना अंतर याद रखना तुम। दूसरी चीज़ याद ध्यान रखना, मैप का फुल फॉर्म क्या होता है, मैप का फुल फॉर्म मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, 1971, ये जरूर याद करिएगा। तो मैप कार्यक्रम शुरू होता है कब, 1971। बस बात खत्म हो गई, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। शेष जितने भी वहाँ पर नेशनल पार्क लिखे थे उनकी विशेषताएं बताई थी, उस पर थोड़ा ध्यान दे लेंगे कि कहाँ पर क्या पाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो खत्म होता है कौन सा, यूनेस्को की बात। तो यूनेस्को यहाँ से खत्म हो गया। स्मृति वन के साथ याद कर लीजिएगा, स्मृति वन यूनेस्को का सुंदरतम संग्रहालय है। यदि अलग से कहता है लिटरेचर सिटी तो आप वही बता देना, कोझिकोड केरल वाला। अलग से कहता है कि क्राफ्ट सिटी तो बता देना कौन सा, श्रीनगर वाला। तो बात समझ में आ गई। ये पूरा एक करंट भी हो गया, तुम्हारा कल्चर भी होगा, मिसलेनियस भी हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इसके बाद क्या पढ़ाया था, देखो शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय भाषा, ये सब बताने वाली नहीं है, ये तुम लोग को पता है कि भैया शास्त्रीय भाषा 9 थी, क्या उसका कॉन्सेप्ट तुम बता चुके थे। बस उसमें इतना जरूर ध्यान रखना, जब पूछा जाए कि संविधान में वर्णित संवैधानिक शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, या 8वीं अनुसूची में कितनी हैं, 8वीं अनुसूची में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, कितने बताओगे, तो 6 बताओगे। टोटल शास्त्रीय कितनी है तो 9 बताओगे, और संविधान में सम्मिलित हैं तो केवल 6 बताओगे। और संवैधानिक भाषा तो तुम्हें पता ही होगी कितनी है, 22 है। अनुसूचित भाषा 22 है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तो शास्त्रीय भाषा आप कर लेंगे, शास्त्रीय नृत्य भी आप कर लेंगे। रंगोलियों में भी हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताना है, रंगोली तुम लोग कर सकते हो। कुछ बताने लायक है रंगोली, रंगोली कर लोगे। TRE 3 वाले बोले, 4 वाले नहीं। रंगोली जितना पढ़ाया तो याद है, याद करा दिया था, उसमें कुछ है नहीं, बार बार वही बात बोले कोई मतलब नहीं। अच्छा, चित्रकलाएं, चित्रकलाओं से भी क्वेश्चन आप लोगों का क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। मधुबनी चित्रकला बताया था, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मधुबनी चित्रकला। तो मधुबनी चित्रकला तो आपको पता है कहाँ होता है, बिहार में होता है। मधुबनी चित्रकला के ही 2 पार्ट बताए थे हमने, कौन सा, कोहबर घर की चित्रकला और गोसनी घर की चित्रकला, ये दोनों हैं। तो ये हो सकता है पूछ दें, कोहबर घर की चित्रकला और गोसनी घर की चित्रकला, ये याद करिएगा, अलग से 2 पार्ट इसके बन जाएंगे। ठीक, उसके बाद मंजूषा चित्रकला वहीं बताया था कहाँ की है, भागलपुर की है। किशनगढ़ी तुम्हें बताया था कहाँ, राजस्थान की। फड़ चित्रकला राजस्थान की। मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग भी राजस्थान और जयपुर तो है, और कहाँ के, हिमाचल प्रदेश। तो मिनिएचर पेंटिंग 2 जगह की, जयपुर की मिनिएचर पेंटिंग है, और कहाँ की, हिमाचल में कहाँ की, कांगड़ा की। तो कांगड़ा की मिनिएचर पेंटिंग। और कांगड़ा की क्या प्रसिद्ध है, चाय। क्या उसको मिला है, हाँ GI टैग, कौन सा, यूरोपीय GI टैग। तो कांगड़ा की मिनिएचर पेंटिंग, कांगड़ा की चाय, दोनों प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक चित्रकला पढ़ाया होगा रोगन, रोगन चित्रकला कहाँ की है, गुजरात की। रोगन भी है, और एक पिथौरा, पिथौरा पाटन पटोरा नहीं, पिथौरा एक जोड़ना। तो रोगन चित्रकला और पिथौरा चित्रकला, और पाटन पटोला तो तुम्हें हमने बताया ही था। पिथौरा लिखा नहीं है, लिख लियो। रोगन चित्रकला, पाटन पटोला दुपट्टा तुम्हें पता ही है, और एक है पिथौरा, पिथौरा। पिथौरा चित्रकला भी कहाँ की है, गुजरात की है। पिथौरा चित्रकला गुजरात।
ठीक। पिथौरा चित्रकला कहाँ की? गुजरात की। ठीक। इसके अलावा आपने महाराष्ट्र वाली पढ़ी होगी, कौन सी? बरली या बराली। तो बरली या बराली आपने पढ़ी होगी, कहाँ वाली? हाँ, तो बरली बराली महाराष्ट्र की। ये कौन सी चित्रकला है? जनजातीय है। तो आपको बताया होगा कि ये कौन सी चित्रकला है भाई? तो जनजातीय चित्रकला है, उसको आपको याद रखना होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतनी बात समझ कि नहीं आई? चलिएगा, अब इसके बाद से यदि हम लोग बात करेंगे तो चित्रकलाओं में हम आपको ले गए होंगे, तो अगले पोर्शन पे कलमकारी की बात हुई होगी। किसकी बात हुई होगी? हाँ, तो कलमकारी की बात हुई थी। और कलमकारी हमने कहाँ बताया था? हाँ, तो आपको हमने बताया था कलमकारी पड़ेगी, पोंचमपल्ली साड़ी है, और कहाँ पर है ये? हाँ, तेलंगाना में पड़ेगी। तो उसको आपको याद रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? गोंड चित्रकला पढ़ाया था तुम लोगों को, गोंड। तो गोंड चित्रकला कहाँ है? हाँ, तो गोंड चित्रकला मध्य प्रदेश बताया था। तो गोंड चित्रकला बता सकते हैं कि गोंड चित्रकला कहाँ की है भाई? मध्य प्रदेश की है। तो उसको आप बता सकते हैं, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। बात समझ कि नहीं आई सबको? उसके बाद से यदि हम लोग बात करें तो पाटा चित्रकला, पाटा। हाँ, तो पाटा को याद करिएगा, पाटा कहाँ का है? उड़ीसा का है। तो पाटा बता देंगे उड़ीसा, पाटा उड़ीसा। तो पाटा कहाँ का है? उड़ीसा का है। उसके बाद से यदि तुमसे मान लो क्वेश्चन आता है तो कालीघाट, तो कालीघाट कहाँ बताओगे? पश्चिम बंगाल। एक चित्रकला तुम लोगों ने नहीं लिखा था, उसको लिख लो, बस जो है बस होली चित्रकला, बस होली पूछा जा सकता है। बस होली, बस लिख लो, होली लिख लो, BASHOLI। तो क्या बनेगा? बस होली चित्रकला। बस होली कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। तो कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है, ध्यान रखिएगा। और एक और लिख लो, और एक और लिख लो जो है कलामे, कलामे क्या लिखना है? कलामे जूटू, कलामे जूटू, कलामे अजूटू। तो कलामे जूटू जो है केरला का है। तो कलामे जूटू केरला का, और बस होली जम्मू कश्मीर का। ये दो नए मिले हैं तुम्हें, और पिथौरा नया मिला है। तो क्लियर हो गया? और शेष आपको पता ही है, क्या बोलते हैं उसको, थंका चित्रकला। हाँ, तो ये थंका चित्रकला आपको सिक्किम में भी दिखेगा, जो लद्दाख वाला एरिया है वहाँ पर भी दिख जाता है। बात समझ कि नहीं? और बिहार में कहाँ? भागलपुर में भी दिख जाएगा। तो थंका चित्रकला बौद्ध धर्म से प्रभावित चित्रकला है। तो सिक्किम लिख लेना, सिक्किम ना हो तो हिमाचल, सिक्किम ना हो तो आप लद्दाख भी आंसर लगा सकते हैं। बात में लद्दाख नहीं, सिक्किम बगल में अरुणाचल, लद्दाख ना लगाओ, अरुणाचल लगाओ। तो सिक्किम और अरुणाचल, किसको? थांका चित्रकला का। तो थांका में सिक्किम लिख लेना, और साथ में क्या लिख लेना? अरुणाचल लिख लेना। तो थंका चित्रकला में सिक्किम और अरुणाचल लिख लेना। क्लियर हो गया सबको? चलिएगा, तो ये तो तुम्हारा हो गया कौन सा? चित्रकलाएं। चित्रकला में कुछ पहले से ही आपको पता है, कुछ नया जुड़ा है, जैसे पिथौरा जोड़ा है, इसको याद कर लीजिएगा, है ना। ये कमाले जूटू जोड़ा गया है केरल, इसको याद कर लेना। और थंका तो पहले ही से बताया था, सिक्किम, और ना सिक्किम हो तो अरुणाचल भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा बस होली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बस होली कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बसोली चित्रकला और थंका चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, जो राज्यों की चित्रकलाएँ हैं, नई संसद में क्या की गई हैं? दर्शक दीर्घा में बनाई गई हैं। तो हो सकता है इसलिए तुमसे पूछा जाए कि बसोली चित्रकला किस राज्य की है, तो बसोली कहाँ चली जाएगी? जम्मू कश्मीर। क्लियर हो गया? तो ये चित्रकलाएँ यहाँ से क्या हो गई? ख़त्म हो गई। ठीक, तो आपका जो है मामला था चित्रकला का, शास्त्रीय नृत्य का, शास्त्रीय भाषाओं का, मेले और त्यौहार। मेले और त्यौहार, तो मेले त्यौहार में लगभग जितना पढ़ाया आप उतना ही पढ़ लेना, उसमें कुछ नहीं, रिपीट कर लेना बस। मेले त्यौहार का मामला हुई है। रही बात लोक नृत्य, तो बहुत ज़रूरी नहीं कि लोक नृत्य तुमसे पूछा ही जाए, लेकिन लोक नृत्यों में कुछ जैसे हैं, जैसे सरहुल है, सरहुल बहुत पूछा जाता है। सरहुल कहाँ होता है? झारखंड में होता है। जैसे चेराव है, चेराव कहाँ होता है भाई? मिजोरम में है। तो जैसे सरहुल है, ये बहुत पूछा गया, झारखंड में है। और जैसे चेराव पूछ दे तो कहाँ है? हम मिजोरम में। उसी तरह से जैसे कि भाई
जो बिहू वाला कॉन्सेप्ट असम का है तो वो पूछा जाता रहता है कि भैया ये कहाँ पर होता है। बात समझ कि नहीं। तो कुछ ज़्यादा चर्चित हो तो आएंगे। शेष जो हैं, जैसे आप गरबा है जानते ही हैं, डांडिया है आपको पता ही है, इस तरह के लोक नृत्य हैं। तो लगभग लोक नृत्य वाला तुम लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक और चीज़ जो शायद हमने हिंट नहीं दिया था, 9 वर्ष के अवसर पर मनाए जाने वाले त्यौहार, यह इम्पोर्टेंट रहेगा, पूछा जाएगा। 9 वर्ष के त्यौहार जरूर याद करिएगा, क्योंकि अभी नया वर्ष गया है तो 9 वर्ष के त्यौहार सबरे मनाए गए हैं। तो 9 वर्ष के त्यौहारों को पूछे जाने की संभावना रहती है। तो चलिए ज़रा 9 वर्ष के त्यौहार समझ लीजिए ज़रा। 9 वर्ष के त्यौहार, तो सबसे पहले हमने आपको 9 वर्ष के त्यौहारों में क्या पढ़ाया था? गुड़ी पड़वा। क्या पढ़ाया था भाई? गुड़ी पड़वा। अक्सर आया करता है। गुड़ी पड़वा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गुड़ी पड़वा कहाँ बताओगे? महाराष्ट्र। तो गुड़ी पड़वा जाएगा महाराष्ट्र। याद करने का तरीका वही दिया था कि महाराष्ट्र के लोग जो है कैसे होते हैं, हाँ, पड़वा जैसे सोए रहते हैं। 8 बजे तक 9 बजे तक सोने वालों को क्या कहा जाता है? अब अपना अंदाज़ा लगा लेना है ना कि तुम लोग कब तक सोते हो। तो यदि तुम लोग 7-8 बजे तक सो रहे हो या सूर्य देव के निकलने के बाद भी तुम सो रहे हो तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? हाँ, पड़वा बोला जाता है। समझाई बात उन लोगों को? हाँ, तुम जल्दी उठ जाती हो तो ठीक। तो अपना अपना सोच लो कौन ऐसा है जो सूर्य के उगने के बाद उगता है। तो तुम लोग सूर्य के उगने के बाद जगते हो। हाँ, ये सही है। तो कुल मिलाकर तुम लोग हो फिर उसी श्रेणी में समझते रहे होगे। तो पड़वा समझ में आ गया होगा है? अब आता उगादी या युगादी। क्या था भाई? उगादी या युगादी। तो उगादी याद कर लो। और इसमें हमने आपको बताया था आंध्रा में, तेलंगाना में, कर्नाटक में 3 जगह पे है उगादी। याद करने का तरीका हमने बताया था, गाना और नाटक। तो जब अंधा गाना और नाटक गाएगा तो क्या कर देगा? उगादी। कौन गादी? अंधा गादी। अब क्या गादी? नाटक और गाना गादी। बस ऐसे याद कर लो। तो याद करना उगादी, कौन गादी? अंधा गादी। क्या गादी? नाटक और गाना। ये याद करना था। इसके बाद आपको हमने बताया होगा पोहेला बोईसाख, प से पोहेला, प से पश्चिम बंगाल। उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा चेती चंद। चेती चंद किसका है? सिंधियों का त्यौहार है। फिर तुमसे पूछेगा नौरेह। नौरेह कहाँ होता है? JNK अर्थात जम्मू कश्मीर में होता है, बताया था। वेस्टू बरस, जिसके अच्छे बरस चल रहे हो, कौन है भाई? गुजरात है। तो वेस्टू बरस अच्छे बरस किसके चल रहे हैं भाई? गुजरात के चल रहे हैं, तो वहाँ पर जा सकते हैं। तो वेस्टू बरस अच्छे बरस किसके हैं? हाँ, गुजरात के हैं। तो आप बता सकते हैं कि अच्छे बरस किसके चल रहे भाई? गुजरात के चल रहे हैं। उसके बाद हमने बताया था विशु। विशु होता है कहाँ पर भाई? केरल में हो जाता है। तो विशु पूछा जाए तो केरल में बता देना। पुंथडू, तो याद करने का तरीका वही था, पुंथडू। पुंथडू में डू है, तमिलनाडु, नाडू में भी डू है। तो तमिलनाडु में डू, पुंथडू में डू। तो पुंथडू कहाँ चला गया? तमिलनाडु। इसके अलावा नौरेह बता चुके हैं, विशु बता चुके हैं। हाँ, लोसर। लोसर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ होता लोसर? लद्दाख में। और लोसुंग, हाँ, तो लोसर है, लोसुंग है, ये बड़ा पूछा जाता है। तो लोसर और लोसुंग पूछा जाता है कहाँ होता है भाई? तो लोसर लोसुंग बराबर लद्दाख। तो पहले लद्दाख बताओगे, लोसर लोसुंग मनाओगे सिक्किम में। अब बुमचू त्यौहार, बुमचू कहाँ मनाया जाता है? ये त्यौहार है बुमचू। बुमचू मनाया जाता है सिक्किम में। एक अब पानमा नोगमा मणिपुर में। तो पानमा नोगमा मणिपुर में, बुमचू त्यौहार सिक्किम में। पानमा नोगमा त्यौहार, ये पानमा नोगमा का होता है। पानमा लिख लो, नोगमा लिख लो। पानमा नोगमा, ये कहाँ होता है? मणिपुर में। अब बुमचू कहाँ होता है? सिक्किम में। बुमचू त्यौहार है, त्योहारों में है ये। तो याद रखिएगा सारे त्यौहार वार हैं, ये पूछे जाते हैं। लिख लिया सभी ने? अच्छा, पानमा। अब आइए,
ये तो तुम्हारा था 9 वर्ष के त्यौहार। 9 वर्ष के त्यौहार बड़ा इंपॉर्टेंट रहता, पूछा जाता है कल्चरल में। पुलिस वाले में भी क्वेश्चन आया था और अक्सर यहाँ का क्वेश्चन रिपीट होता है। अब तुमको जो जाना है, अगले पॉइंट की तरफ जाना है। अगला पॉइंट जो है मार्शल आर्ट, भारत के प्रमुख मार्शल आर्ट। देखो पूछने जाने के लिए तो 4-5 जो फेमस मार्शल आर्ट हैं वही पूछे जाएंगे, लेकिन कभी कभार 1-2 इधर उधर वाले भी पूछे जाते हैं। तो मार्शल आर्ट देखिए, लिखा है मार्शल आर्ट। TRE 3 जब पढ़ा रहे थे तो लिखाया था, 4 वाले जब री पढ़ाया तो नहीं लिखाया था। तो मार्शल आर्ट, तो मार्शल आर्ट में सबसे पहले तुमसे पूछा जाएगा भाई कि प्रमुख जो 4 हैं पहले उनको देखना होता है। जैसे कलारी पट्टू, तो जैसे कहाँ थी TRE 3 में तुम हैं? जब पढ़ा रहे थे तो कहाँ थी? पैसा बचा रही थी। अच्छा जय बात। अब दे दिए परमिशन कि अभी भी चुपे चाप पढ़ रही हो? परमिशन दिए कि नहीं दिए हैं? घर वालों को सर फोड़ दो तुम लोग, सर फोड़ दो घर वालों का। काहे मतलब तुम्हारी को जीवन है को पूरे हिंदुस्तान घूमने का, हम भी तो घूम सकते हैं। हैं बताओ, या नहीं कह सकते मैं तुम्हारी नौकरी करूँगा, हम भी तो कर सकते हैं नौकरी। अच्छा डायलॉग कौन सा सुनाया जाता है जिससे मान लो तुमको हमको भी नौकरी करना, तो कौन डायलॉग सुनाया जाता है? अच्छा इसे कैसे चलेगा? बहुत विलंबी। तो ये तो नहीं कहते जो तुम्हें चाहिए हम सब दे देंगे, ऐसे तो नहीं कहते। नहीं ऐसा डायलॉग हो तो उसका जवाब है मेरे पास। तो पहले ये पूछा जाता है, पहले ये बताइए पूछा जाता है कि मतलब जो चाहिए तो मिलेगा ना। तो कहता ताजमहल चाहिए बना कर दो, आगे ध्यान दो। नहीं ज़्यादा जब कोई कहे तो कोई ताजमहल चाहिए दो। हाँ तो समस्या ये है बात। अब वो कहने के लिए तो होता है कि चलो ठीक है अब समझौता कर लिया जाता है, लेकिन फिर बात वही आती क्यों समझौता करें भाई? पैसा ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी, कम पैसा आएगा तो कम फैसिलिटी मिलेगी। बात सीधा सा है। 2 लोग कमाओगे, 60-70 हज़ार बंदा वो कमा रहा है, 60-70 हज़ार तुम कमा रहा, 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ आ रहा है, तब जाके सिस्टम बनेगा। अब पता चले वो कमाया जा रहा है, तुम बैठ के खाए जा रही हो, क्या फायदा भाई? कहीं हम दो हमारे 2 हो ही गए तो फिर तुम्हारा 2 तो 4 होना स्वाभाविक है। तो वहाँ 70,000 कब इधर आएगा कब इधर पता नहीं चलेगा। तो कमाना तो इस समय का देखो आर्थिक युग है ये, और इस समय दोनों लोगों को कमाना जरूरी है। एक कमाएगा तो दूसरा खाएगा, तो देश वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। घर तो जाएगा ही जाएगा, देश को चला जाएगा। कमाना दोनों को जरूरी है। चलिए आइए इधर, चलिए सीखते हैं हम लोग एक पट्टू जिसका नाम है कलारी पट्टू। हाँ पट्टू जानते हो तो क्या होता है? हाँ टोटा, तोता को हम लोग पट्टू बोलते हैं, तुम्हारा ही बोला जाता है। तो ये कलारी पट्टू है। अब कलारी पट्टू यदि पूछा जाए तो क्या बता देना? केरल। भारत का प्राचीनतम मार्शल आर्ट है। यह अंग्रेजों से सामना करने के लिए केरल के जंगलों में पाए जाने वाले ऋषि मुनियों द्वारा विकसित किया गया था, और इसमें डंडे का प्रयोग होता है। मतलब ये डंडे का प्रयोग करते हैं। यदि कलारी पट्टू का भी मतलब मार्शल आर्ट का यदि कोई हो कलाकार, तो उसको लिए कुछ ज़रूरत नहीं है, उसके हाथ में यदि डंडा भी आ गया तो सामने वाले को बराबर कर देगा वो, चाहे तुम बंदूकें लेके क्यों ना हो, लेकिन उसके हाथ में यदि डंडा आ गया तो तुम उसे जीत नहीं पाओगे। ये कलारी पट्टू की खास बात है। विद्युत जामवाल वर्तमान में इसके क्या माने जाते हैं? अच्छे फाइटर हैं। विद्युत जामवाल को देखना, विद्युत जामवाल की जितनी पिक्चरें देखोगे उसमें बंदूक और ये रिवाल्वर का प्रयोग कम दिखाएगा। वो जहाँ दिखा वहाँ बस उसका हाथ में लाठी डंडा और ये सब दिखा देता, तो और लाठी डंडे से वो मारपीट करता है। तो ये है कलारी पट्टू, ध्यान रखिएगा। कलारी पट्टू पूछा जा सकता है। इसी के साथ आता है थांगता। थांगता, ये थांग का कला नहीं पूछ रहे हैं हम, थांगता पूछ रहे हैं हम। हैं कहाँ होता थांगता भाई? तो ये मणिपुर का है। तो मार्शल आर्ट है, मणिपुर हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ये थांगता की बात हो रही, थांगता। इसी तरह से पूछा जाए गतका, तो गतका पूछा गया तो कहाँ बता दोगे भाई? पंजाब बता दोगे। तो गतका यदि पूछा गया तो बता देना भैया गतका कहाँ का है? पंजाब का है। तो गतका बराबर पंजाब, तो गतका है तो पंजाब है।
तो यह है कलारी पट्टू, यह है थांगता, यह है गतका, यह आपको याद रखना है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। इसके बाद से आता है मलखम, मलखम्ब, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कलारी पट्टू और थांगता गतका के तरीके से मलखम्ब है। मलखम्ब कहाँ का है? हाँ, तो एमपी का है, ये मध्य प्रदेश का है। तो वहाँ का ये खेल भी है और मार्शल आर्ट भी है। मलखम्ब होता क्या, देखो, थांगता का मतलब, थांगता वो तलवारबाजी वाला ही है। गतका पंजाबी वाले देखे होंगे, भाला और तलवार से लड़ते हैं लोग, वो वाली कला होती है। मलखम्ब जो है खम्बे पर उतरने चढ़ने वाला रहता है, बिना किसी सहारे खम्बे पर चढ़ जाएंगे, उतर जाएंगे, बीच में कई सारे कलाबाजी करते हैं, इसी को मलखम्ब बोलते हैं। फिर इसके बाद से शेलवम, शेलवम किसका है भाई? शेलवम, यह है मलखम्ब, उधर हो गया शेलवम। शेलवम पूछा जा सकता है, तो शेलवम जो है तमिलनाडु है, ध्यान रखना, मलखम और शेलवम। तो शेलवम पूछा जाता है तो बता देना कहाँ का? तमिलनाडु में। तो शेलवम बन गया तमिलनाडु में। हाँ, तो शेलवम कहाँ है? तमिलनाडु में, ध्यान रखना इसको। इसके बाद आता है मुष्टि युद्ध, मुष्टि युद्ध, यह भी एक मार्शल आर्ट के तरीके से ही है, मुष्टि युद्ध। हाँ, तो यह है मुष्टि युद्ध। पूछा जाएगा कि भैया मुष्टि युद्ध कहाँ से, तो कहाँ से बताओगे? हाँ, तो मुष्टि युद्ध बताइएगा। ये बनारस में होता है, उत्तर प्रदेश। ठीक, तो मुष्टि युद्ध कहाँ का होता है भैया? बनारस वाले हैं। तो बनारस वाले मुक्का मारते हैं, याद कर लेना। मुष्टि का मतलब क्या होता है? मुट्ठी है, उसी का है मुष्टि युद्ध। तो यानी कह सकते हो कि ये बनारस में होता है, ये मुक्केबाजी वाला है, समझ लो एक तरीके से। तो बनारस वाले कहाँ मारते हैं? हाँ, मुक्का मारते हैं, तो याद कर लेना। उसके बाद से परिखंडा, परिखंडा, परिखंडा कहाँ का होता है? परिखंडा बताइए। ये सब हमारे रिसर्च का प्रभाव है। जैसे लिख रहे हैं वैसे याद कर लो। मुक्का बनारस वाले मारेगा, तुम्हें पता नहीं है? हैं? बम सेल कर दो। कहाँ पर बम कहाँ सेल करोगे? तमिलनाडु में। बम सेल बम, नालायक को बुद्धि नहीं दी भगवान ने। बताओ कहाँ का है? हैं? बिहार का है, ये तो लिखना जरूरी है, लिख लो। परिखंडा कहाँ का? हाँ, तो परिखंडा जरूरी है, क्योंकि परी जो है ये कहाँ का है? बिहार का है। इतनी बात समझ के नहीं आई तो याद रखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है ये। परिखंडा। और थोड़ा थोड़ा, हाँ, थोड़ा वाला थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा कहाँ का है? तो थोड़ा जो है हिमाचल का है। तो थोड़ा थोड़ा कहाँ जाओगे? हिमाचल प्रदेश में। बहुत तो नहीं जाते हो तुम लोग, क्यों भाई? बहुत जाते हो, थोड़ा जाते हो? हाँ, तो कहीं तो एक को नहीं जा पाते हैं। हाँ, तो थोड़ा याद कर लेना कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। तो थोड़ा याद कर लेना, हिमाचल प्रदेश। एक लाठी है, लाठी, लाठी वाला लाठी, जो गांव में तुम्हारे जो भैंसिया चराते समय यूज किया जाता है, लाठी, ध्यान रखो है। तो लाठी होता है, ये भी जो है वहीं का है, पंजाब का। हाँ, लाठी पंजाब। तो पंजाब याद कर लेना, लाठी। क्लियर रहेगा? तो अभी आपने देखिए, मेन तो ऊपर वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परिखंडा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार का है। क्लियर बात? तो ऐसे तो ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, कलारी पट्टू, थांगटा, गतका, मलखम। अब जैसे जैसे तुम्हें गतका याद है तो यहीं लाठी चला दो, तो गतका लाठी एक साथ हो गया। तो गतका लाठी दोनों कहाँ पहुँच गया? पंजाब पहुँच गया। जैसे सेलबम की बात आई तो सेलबम यानी बम बेचने कहाँ जाओ? तमिलनाडु में जाओ, दक्षिण भारत में सेल बम करे आओ।
मुष्टि मुक्का मारे कहाँ? बनारस में। सब भांग भांग पी के घुमा करते हैं सब। कैसे बताओगे? वो भगवान शिव की नगरी है। अब भगवान शिव की नगरी में सब भंगेड़ी होते हैं। अब भंगेड़ी के पास जाओगे तो मुक्का बांध के मारेगा, जाके उधर गिर पड़ोगे। मुष्टि युद्ध है ना। तो ये आजकल ना आत्मा का लाजुक है। हाँ बताओ, क्या लॉजिक है तुम्हारा? नहीं तो बढ़िया, तो बताओ तुम्हारा क्या है? अच्छा बाकी क्या करना? तो परी बने घूमो, परिखंडा कहाँ? ये परिखंडा। हाँ तो परिखंडा सब कहाँ हैं? हाँ तो बिहार वाले हैं। अब थोड़ा 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 कहाँ जाना है? हिमाचल प्रदेश में। तो थोड़ा थोड़ा चले गए हिमाचल प्रदेश। समझ में आई बात का? नहीं। तो कुल मिला के क्या था? मार्शल आर्ट है। भारत के कुछ मार्शल आर्ट हैं जो अक्सर पेपर में क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। अब जहाँ तक अभी तक पूछे जाने का सवाल है, ये ऊपर के जो चारों लिखो इसी में से आए हैं, ये बाद वाले नहीं आए हैं। अब चूंकि पेपर सेटर का दिमाग कहीं चला गया तो हो सकता है बिहार का परिखंडा पूछ दे कि भैया परिखंडा कहाँ का मार्शल आर्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये भी यहाँ से क्या हो गया? ख़त्म हो गया। ठीक, ये आपका ख़त्म हो गया। लोक नृत्य हम कहा कि अपने आप दोहरा लेना, उससे कुछ है नहीं शेष। और कुछ कल्चर में बचा? इसके अलावा कल्चर में बताओ। मेले त्यौहार तुमको पढ़ना है, एक बार रिपीट कर लेना, वहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये लोक नृत्य तुम्हें दोहराना बस। इसके अलावा बताओ कुछ बचा? चित्रकला हो ही गई, शास्त्रीय नृत्य हो गई, शास्त्रीय भाषा हो ही गई, है ना। और 9 वर्ष के त्यौहार हो ही गए, मार्शल आर्ट हो ही गए। ये तुम्हारा काम हो गया। अब कभी कभार आ जाता है कौन क्या बजाता है, तो ये तो हम कई बार बता चुके हैं। वैसे कौन क्या बजाता है, जैसे शहनाई वादक, प्रसिद्ध शहनाई वादक बताओ जल्दी। तो प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां है। कई बार पूछा गया है कि शहनाई वादक बताइए, तो शहनाई वादकों में आते बिस्मिल्लाह खां, कि बिहार से संबंध रहा उनका, इसलिए हो सकता है कि प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन? बिस्मिल्लाह खां है। तो प्रसिद्ध शहनाई वादक हो गए बिस्मिल्लाह खां। इसी तरह से तुमसे पूछा है सितार वादक, सितार वादकों के नाम बताओ। शहनाई, शहनाई की यदि बात होती है तो बिस्मिल्लाह खां बिहार से थे, लेकिन इन्होंने अपनी है ना जन्मभूमि बिहार थी, लेकिन इन्होंने जो है बनारस को अपना कर्मभूमि बनाना था। शहनाई, तो शहनाई इन्होंने बजाई, किसने? बिस्मिल्लाह खां ने। सितार कौन बजाएगा? तो इसमें यदि आप बताना चाहें तो अलाउद्दीन खां बता देंगे, अलाउद्दीन खां हो जाएंगे, ये बजाते हैं। तो अलाउद्दीन खां बजाते नजर आएंगे। इनके चेले थे पंडित रविशंकर, तो मतलब पंडित रविशंकर बजाएंगे। तो पंडित रविशंकर हो गए, ये भी बजाएंगे। इनकी पुत्री हैं अनुष्का शंकर, ये भी बजाएंगी। तो ये कौन वादक हो गए? सितार वादक। सितार की खोज अमीर खुसरो ने करी थी, सितार और तबला दोनों। ठीक, उसके बाद से शहनाई हो गया, सितार हो गया, इसके बाद तबला ही बजा दो। तबला कौन बजाता? जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खां, दोनों बताते हैं। अल्लाह रखा खां के अल्लाह रखा है। तो बताओगे जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा, अल्लाह रखा। तो अल्लाह रखा जो है ये बजाते हैं, तबला बजाते हैं। और जाकिर हुसैन का नाम ज़्यादा सुनाई देता है। जाकिर हुसैन को शायद कुछ मिला है अभी, क्या मिला है? ग्रैमी पुरस्कार मिला है। कितने? 2 की 3? हाँ, इनको 3 मिला, राकेश चौरसिया को 2 मिला है। ठीक, तो इनको मिला है कितने? 3 ग्रैमी पुरस्कार। पूछा भी गया था शायद तुम्हारे उसमें TRE 3 में पूछा गया था, ये पूछा गया था जाकिर हुसैन के साथ और किसको ग्रैमी पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन तुम्हारा नहीं, तुमका मेरे वाले में आया था। क्वेश्चन जाकर देखना किसमें, एक ही पेपर था, क्वेश्चन था ये, जाकर आप देखिएगा उसमें हाँ, उसमें इस तरह लिखा था कि जाकिर हुसैन के साथ ग्रैमी पुरस्कार और किसको दिया गया, यानी राकेश चौरसिया। किसको दिया गया था? राकेश चौरसिया। ये तुम्हें पता होना चाहिए भैया। इनके साथ राकेश चौरसिया 2 जगह दिखेंगे इनके साथ। कौन कौन सा बताया था आपने? हाँ, कौन कौन सा बताया था? तो एक तो भाई म्यूजिकल परफॉर्मेंस था,
एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल था और एक एल्बम था। तो जो इनको मिला, एक तो परफॉर्मेंस बात, तो इनकी तो बात करोगे, परफॉर्मेंस में भी बात करोगे, इंस्ट्रूमेंटल में भी बात करोगे और एल्बम में भी बात करोगे, यही है सीधा सीधा। और जो क्या नाम उनका, राकेश को किसके मिला था? एक इंस्ट्रूमेंटल था और एक परफॉर्मेंस था। इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस ये कॉमन है, जाकिर हुसैन और कौन, ये जो है क्या नाम इनका, जाकिर हुसैन और राकेश चौरसिया। लास्ट वाले में 4 लोग हो गए थे। एक जाकिर हुसैन हो गए थे एल्बम वाले में, तो उसमें देखेंगे तो जो है क्या, जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन और गणेश राजगोपालन और सेल्वा गणेश, इतने लोग वहाँ थे। तो ये इस बार रिपीट हो सकता है। इसलिए ग्रैमी पुरस्कार आपके यहाँ करेंट 2024 का लिया तो ग्रैमी पूछ सकता है इस बार, क्योंकि ग्रैमी आपको ने बताया था कई जगह पे हम लोग को मिला हुआ, इसलिए। तो तबला, तो टोटल ग्रैमी भारत को मिला कितना था पता है तुम्हें? कितनी ग्रैमी मिली थी? कितनी ग्रैमी मिली थी? 8 ग्रैमी मिली थी। कितनी? 8। 4 तो मान लो नीचे वाले हो ही गए भाई, 4 तो वही नीचे वाले हो गए और ऊपर 4 2-2 के हिसाब से, तो कितने हो गए? 8 हो गए। कितने लोगों को मिला? तो 5 लोगों को। तो ग्रैमी कितने लोगों ने जीता? वो 5 लोग हैं। लेकिन ग्रैमी कितनी श्रेणियों, मतलब कितनी ग्रैमी प्राप्त हुई? तो 8। और कितनी श्रेणियों में प्राप्त हुई? तो 3। तो 3 श्रेणियों में 8 ग्रैमी मिली है। 3 श्रेणियों में कितनी ग्रैमी? 8। कितने लोगों को? 5 लोग। पूछा जा सकता है, ग्रैमी भी रिपीट होगा। तबला बज गया, शहनाई बज गई, सितार बज गया और बज गया तबला। बजाइए जरा बांसुरी, बजाइए बांसुरी। हाँ, तो एक तो वही आ जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया और इनके भतीजे राकेश चौरसिया, दोनों लिखना है। तो लिख लो, हरिप्रसाद चौरसिया और राकेश चौरसिया दोनों लोग बजाएंगे बांसुरी। तो बांसुरी में क्या बताओगे? तो सीधा सीधा बता देना, हरिप्रसाद चौरसिया और क्या भाई, क्या नाम उनका, राकेश चौरसिया, चाचा भतीजा दोनों। कौन है ये? चाचा भतीजा दोनों हैं। तो इनको बता देना कि चाचा भतीजा दोनों ये बजाते हैं। हेलो, नहीं 2:45 तक आ जाइएगा, नहीं फ्री हो जाएंगे 2:45 तक। हाँ, क्या बता रहे थे? हाँ, राकेश चौरसिया बता रहे थे। तो दोनों चौरसिया चाचा भतीजा हैं और चाचा भतीजा दोनों कब बजाएंगे? बांसुरी। याद करने का तरीका वही बताया था हमने। क्या? अब भैया पान उन बिक नहीं रहो है, तो चौरसिया पान भंडार चल नहीं रहो है, तो फिर चौरसिया लोग पान नहीं बेचेंगे तो क्या बजाएंगे? बांसुरी बजाएंगे। कहते ना, जब कोई काम धाम नहीं होता तो क्या कहा जाता है? हैं? हाँ, तो वैसे गांव में कुछ लोग कहते हैं भाई नहीं कोई काम धाम तो बैठे बैठे बंसी बजाओ, और गांव में सीधे कह देते पिपीहिरी बजाओ। जब कोई काम धाम नहीं है तो क्या बजाओ? बैठ के भी पिपीहिरी बजा लो, क्या करियो। तो वैसे याद कर लेना, बांसुरी वादकों में कई बार आ जाता है। ठीक, तो शहनाई, सितार, तबला और बांसुरी, अक्सर ये कुछ ऐसे होते हैं जो कभी कभार पेपरों में आपको दिखाई देते हैं। इनको आप याद कर लीजिएगा, बात खत्म हो जाएगी। इसके बाद से जो है खेल खिलाड़ी, हालांकि अभी तुम्हारे आया नहीं है तो ये बहुत परंपरागत होगा, मुश्किल है तुम्हारे पूछे। किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये पता है? हैं? तो तुम लोग पता क्या करके आए हो? हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। हैं? बताओ भैया, किस खेल में कितने खिलाड़ी? किस खेल में कितने खिलाड़ी? जितने खेल उतने खिलाड़ी, है ना। सबसे पहले बताइए, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी? कितने लिखा है? अच्छा हाँ, इसमें है। तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। याद करने का तरीका देखिए, बास्केट बन गया ये भाई, सामने वाले को बताना हो कि बास्केट, बच्चे को बताना देखो बास्केट कैसे बनता है, तो कैसे बना के दिखाओगे? ऐसे बना के दिखाओगे तो कितनी उंगलियों का प्रयोग हुआ है? 5। तो बास्केट बराबर कितना हो गया? 5। बेसबॉल बराबर 5 4 9, ये हो गया 5, ये हो गया बेस, तो ये हो गया बास्केटबॉल और ये हो गया बेसबॉल। बेस धर दिया तो बेस बन गया। 5 ये 4 ये, कितने हो गए? 9। तो बेसबॉल में कितने हो गए? 9 हो गए खिलाड़ी। फिर इसी तरह से तुमसे क्या पूछेगा, जैसे कि बास्केटबॉल, बेसबॉल, फिर आता है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6 होते हैं। फिर हैंडबॉल में
तो वॉलीबॉल में 6 हो गए, हैंडबॉल में 7। हैंडबॉल वाले को हम ऐसे बताते हैं कि हैंडबॉल ऐसे खेलते खेलते जाते हैं, ऐसे टिप करके जाते हैं और फिर उसको ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे फेंक देते हैं। तो टिप कर रहे थे कैसे, 5 उंगलियों से, और फिर उसको 2 हाथ से पकड़ा और इसे फेंक दिया, तो 5 2 कितना हो गया, 7। तो इस तरह से हम बताया करते हैं कि हैंडबॉल बराबर 7 हो गया। बेसबॉल तुम्हें समझ में आ गया और बास्केटबॉल भी समझ में आ गया। बुकलेट में लिखा है ये, हाँ उस वाली बुकलेट में, जो EVS वाली बुकलेट है उसमें है, कहीं ना कहीं लिखा होगा लास्ट उस तक। क्लियर हो गया। नेट बॉल, नेट बॉल में कितने हैं, 7 हैं। कैसे याद करोगे नेट बॉल, तो नेट बॉल में कितने हैं, 7 हैं। कैसे याद करोगे कि नेट बॉल में 7 हैं, तो नेट लिखोगे NET लिखोगे। नेट मतलब बीच में होता है, ई को पलटोगे क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। ये लिखा है, ई को पलटो, सीधा कर दो, इसे उल्टी ई कर दो तो क्या बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा। तो नेट में बीच में ई है, ई को पलटोगे क्या बनेगा, 7। तो ये क्लियर हो गया। पोलो में कितने होते हैं, पोलो में 4, पो और फिर लो, POLO, पोलो। तो पोलो में 4 अक्षर हैं, तो कितने खिलाड़ी होते हैं पोलो में, 4 होते हैं। याद करने का तरीका वही है, पो अलो, पोलो बराबर 4। तो पोलो बराबर क्या बता दोगे, 4 बता दोगे। अच्छा, वाटर पोलो में कितने होते हैं भाई, 7 होते हैं। इसको हम इस तरह बताते हैं, वाटर यदि हिंदी में लिख रहे हो तो पोलो अंग्रेजी में लिखो, और यदि तुमने वाटर अंग्रेजी में लिखा है तो पोलो हिंदी में लिखो, 7 मिल जाएगा। वाटर WATER, आप पोलो लिखोगे हिंदी में तो मतलब पो और फिर लो, तो 2 शब्द आ गया। तो इधर कितना हो जाएगा, 5 इधर से 2 उधर 7। और तुमने वाटर लिखा हिंदी में तो 3 इधर के, आप पोलो के 4 4 3 कितना होता है, 7। मतलब इसमें तुम्हें एक हिंदी में लिखना है, एक अंग्रेजी में लिखना है। अब आ जाओ रग्बी बॉल में कितने होते हैं, 15 होते हैं। जिम्नास्टिक्स में कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो रग्बी बॉल 15 हैं और जिम्नास्ट में 8 हैं। याद करने का तरीका वही है, जिम्नास्ट और अष्ट। तो जिम्नास्ट बराबर अष्ट बराबर कितने हो गए, 8 हो गए। सीधा सीधा आंसर आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं। इतनी बात पहले समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हो गई बात। तो इसको आसानी से बता सकते हैं, समझा सकते हैं, कर भी सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक। तो ये तो तुम्हारे हो गए कौन से वाले, खेल और खिलाड़ी वाले। कभी पूछा गया तो पूछा गया, रेगुलर बेस पे पूछे जाने वाले प्रश्न नहीं। पहले के बहुत हाईलाइट क्वेश्चन होते थे, ये अब ख़त्म हो चुके हैं। पहले खूब पूछा जाता था, इसके बिना पेपर नहीं होता था। खेल खिलाड़ी, खेल और कप, ये खूब पूछा करते थे सब, लेकिन अब नहीं पूछा जाता, परंपरागत हो गया, तो मामला इसका ख़त्म हो गया। बताओ क्लियर हो गया सबको। अब कुछ बचा कल्चरल में, कल्चरल तुम्हारा क्या हो गया, ख़त्म। 2 टॉपिक हमने यहाँ ख़त्म कर दिया, एक आपका EVS का और एक आपका काय का, कल्चर का। 2 चीज़ आपके ख़त्म हो चुकी हैं। अब आपके पास जो बची कुछ ही चीज़ें हैं, एक रिपीट करना है हमको, हिस्ट्री और बिहार स्पेशल, और बीच बीच में साइंस वाइंस थोड़ी बहुत हम बताते चले जाएंगे, रिपीट करते चले जाएंगे, उसको आप ध्यान देंगे। करंट में लगेगा तो उसी बीच में कुछ ना कुछ आपको बताते रहेंगे। इससे करंट जितना 23 में पढ़ाया उसको आप केवल रिपीट करिए। 24 में अभी हमने बताया ही था कुछ दिन पहले, केवल रिपीटे करना, कुछ नया नहीं पढ़ना। जितना तुम करंट अभी तक पढ़ चुके हो, TRE 3 से लेकर अभी तक, बस उतना ही पढ़ना है। कोई नयापन नहीं है, कोई नया पॉइंट नहीं पढ़ना है। नया पॉइंट पढ़ोगे तो बस इतना होगा कि तुम पढ़ोगे लेकिन परेशान हो जाओगे। तो उससे बढ़िया ये है कि जितना तुम पढ़े हो वही रिवीजन करो, उतने से हो जाए करंट। 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चनों की बात छोड़ दीजिए, वो किसी के बस की बात नहीं, खूब पढ़ लोगे तो भी नहीं कर पाओगे। तो जितना तुम पढ़ चुके हो उसी को हम लोग रिपीट करना है बार बार। तो अभी हम 23 का जितना करंट है उसको एक बार रिपीट करेंगे शुरू से लेकर अंत तक, और शेष 24 वाले का। तो लगभग आपका हो चुका है, बस रिवीजन करना। तो अगला रिवीजन हम लोग करेंगे किसका, हिस्ट्री का। कल अभी हम लिखाएंगे कुछ मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ लगेगा, जैसे जो अभी कह रहे थे अनुसंधान संस्थान, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हम कुछ लिखा देंगे। कल 2 घंटे क्लास रहेगी तो उसमें हम लिखा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। सैटरडे को जब क्लास होगी तब हम आपको रिपीट करेंगे मॉडर्न इंडिया, क्लियर बात। और फिर सैटरडे को बता देंगे कि संडे को क्या रिपीट करेंगे, ठीक। अब इसमें जो है ये मान के चलिए हमने कहा था 1 हफ्ते में हम रिवीजन ख़त्म करेंगे, तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सैटरडे संडे मंडे तक पहुंचते पहुंचते या ट्यूसडे तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारा एक बार सिलेबस क्या हो चुका होगा, रिपीट हो चुका होगा। बात समझ गई। फिर उसके बाद 1 हफ्ता अपने पास है, मंगल टू मंगल, मंगल है, पेपर शनिवार को है,
शनि देव को जरा दीपक चढ़ा लीजिएगा इस शनिवार को। मजाक ना समझा करो, जब काकरे सुना करो, हर बात में दांत निकल आता है। ठीक, तो चुपचाप जो है शनिवार को, इस बार शनि देव को क्या करने, क्या होने लगा, क्या कह रहे हैं घर वाले, क्या कह रहे हैं? कहीं कुछ नहीं, बस ऐसे हमारे अंदर से आत्मा हमारी कह रही है तो हम ऐसा कर रहे हैं। 20 तारीख कब पड़ रहा है? संडे को पड़ रहा है, तो डबल सैटरडे पिल जाएगा, दोनों दिन जला लेना, वो क्या बताएं। अब हमें तो लग रहा है कि सैटरडे को है, क्योंकि हमारा बर्थडे हम देख चुके हैं ना कौन सा दिन पड़ता है। अरे को हम देख ले, एक बार और देख लेते हैं, ऐसा क्या है, शायद हमने गलत देख लिया हो। क्या है, बनाए घूम रही हैं, बुद्धि काम करना आ रही है, हैं? अरे जब हमारा बर्थडे है तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, हम चीज़ को बहुत अच्छी तरह से देख चुके होंगे, हैं? इवैल्यूएशन हम पहले का सैटरडे है, तो ध्यान नहीं, नहीं पता चले सैटरडे को यहाँ पकड़ी गाड़ी पढ़िए, संडे को पेपर देने जा रही, पता चले पेपर हो गए तब पहुँची भैया, तो पागल का। जब तुम्हें सैटरडे नहीं समझ में आ रहा तो यही होएगा फिर, तो ध्यान रखिएगा सब लोग। तो चलिए फिलहाल अब मिलिए अगले टर्न पे, यानी कल रिपीट करेंगे और चीज़ें बताएंगे आप लोगों को, ठीक। और अब ज़्यादा कुछ नहीं है, अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा होगा, अभी भी नहीं आ रहा नालायक। 20 नंबर पढ़ा दिया अभी हमने, 15 नंबर 12-13 नंबर उधर का, 5-6 नंबर इधर का, कम से कम 20 नंबर पढ़ लिया अभी इतने देर में। अब करे कि नहीं, ठीक, चलो अब जाओ, कोई दिक्कत हो। 17 या 18 को, 17 को शुरू कर देंगे छुट्टी। बुधवार को ऐसे हम कर देंगे छुट्टी, तो कह तो रहे हैं बुध को छुट्टी कर देंगे। बुध का मतलब हो गया तुम्हारा क्या, 17 ही पड़ेगा जहाँ तक, 16 या 17। भाई आपके पास थर्सडे फ्राइडे 2 दिन है, तो हम बुध को पढ़ा के ओवर कर देंगे, क्लास ख़त्म। उसके बाद अपना अपना जिसको जहाँ निकलना, जैसे निकलना जा सकते हैं। फिर बता तो दिया 24 तारीख को, तुम लोग मौज करो, हम मौज करेंगे।